सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। और कहा जाता है कि किसी भी मुल्क के सियासी इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम दोनों आपस में मिले हुए होते हैं, दोनों का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। मुआशी इस्तेहकाम उसी वक्त आता है जब मुल्क सियासी तौर पर मुस्तहकम। पाकिस्तान में इस वक्त सियासी सूरत हाल सबके सामने है और इसी वजह से हमारी मईशत का भी बुरा हाल है। हमने देखा पिछले एक साल में महंगाई किस हद तक बढ़ी, टैक्स नेट में इजाफा नहीं होता, बजट पर बजट आ जाता है, टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं, तनख्वाहदार तबके को पीस दिया जाता है, लेकिन जो टैक्स कलेक्शन है उसको बढ़ाने का जो अंदाज है, जो तरीक़ेकार है, जो मुआशी माहिरीन है उनको उस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ है। आज के प्रोग्राम में इन्हीं नुकात पर बात करेंगे कि हमारे मुल्क की मईशत कब दुरुस्त सिमत में जाएगी, कब IMF से इसको छुटकारा मिल सकेगा। ज़ाहिर है अगले कोई चंद 20-25 साल में तो ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा, चाहे कोई भी सियासी जमात आ जाए, लेकिन उसकी जो मुआशी पॉलिसी होती है वो एक आम आदमी के लिए क्यों बेहतरी की जानिब नहीं जाती। अभी हमने रिसेंटली देखा कि बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि रूस से सस्ता तेल हम लेकर आएंगे, वो आ गया, पहली खेप आई, दूसरी खेप आई, अभी शायद कुछ दिनों में वो तेल पब्लिक तक भी पहुंच जाएगा, लेकिन एक आम सारिफ को इसका फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा और क्या मुस्तकबिल में मिल सकेगा और मुआशी एतबार से पाकिस्तान के लिए कितना मददगार साबित होगा। मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टैक्स उमूर के माहिर भी हैं। जीशान मर्चेंट साहब भी माहिर मुआशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों को वेलकम करते हैं। शब्बर साहब, पहले आपसे ज़रा ये गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, क्योंकि अभी ये जो हम बहुत ज़्यादा रशियन ऑयल की बात कर रहे थे वो आ गया है, दूसरी खेप भी आ चुकी है और अब जाहिर है कि वो अपने प्रोसेस से होता हुआ लोगों तक भी जाएगा, एक आम सारिफ उसको इस्तेमाल करेगा। लेकिन क्या इससे मईशत पर, मुल्क की ओवरऑल कोई असर पड़ेगा? क्या एक आम सारिफ को इसका फ़ायदा होगा? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए ये पॉसिबिलिटी है कि जो हमारी एवरेज कॉस्ट है प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑयल की वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम हो जाए, मगर जो हमारे ऑयल एंड गैस सेक्टर पे टैक्सेस हैं और जो लेवीज़ हैं, तो कोई बुनियादी फ़र्क आम आदमी पे मुझे इस चीज़ से पड़ता हुआ नज़र नहीं आता। दूसरी बात जो है, जो आपने अभी प्रीएम्बल में जो बात कही थी कि पाकिस्तान के माशी हालात सही नहीं होते और आम आदमी को फ़र्क नहीं पड़ता, उस सिलसिले में मेरा परसेप्शन ये है कि आपका जो कंक्लूजन है वो गलत है। अच्छा। पहली बात तो ये है कि क्या ये मुल्क किसी आम आदमी की भलाई के लिए बनाया गया था? और अगर आम आदमी की भलाई के लिए बनाया ही नहीं गया और चलाया ही नहीं गया, तो हम ये क्यों अज्यूम करते हैं कि कभी इसमें आम आदमी की कोई भलाई हो जाएगी? तो ये जो आप और ये सारा पाकिस्तान का जो मीडिया है वो एक हवाओं में बातें कर रहा है। अच्छा। इस मुल्क की कोई बुनियादी माशी पॉलिसी कभी डिसाइड नहीं हुई है, ठीक है, और ना कभी इस मुल्क में कोई लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग की गई है इस बुनियाद के ऊपर कि इसका जो आम आदमी है उसको फ़ायदा पहुँचे। तो इस सिचुएशन में, इस परसेप्शन में जो बातें आप करते हैं, मैं आपके कहने की वजह से आप प्रोग्राम में आ गया हूँ, मगर मैं बार बार ये बातें इतनी मरतबा कर चुका हूँ कि मुझे अब कोई करने का फ़ायदा नहीं है और मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये सारी बातें इर्रेलेवेंट हैं। पाकिस्तान का कोई हुक्मरान इस काबिल नहीं है और वो इस काबिल वो होना भी नहीं चाहता जो कि पाकिस्तान के आम आदमी की भलाई के लिए कुछ कर सके। मैं इसकी सिर्फ शब्बर साहब, ये जो कंक्लूजन आपने निकाला है ये उस एक्सपीरियंस के बाद कि जब आप इस सिस्टम का पार्ट रहे और FDR के मामलात को आपने बहुत करीब से देखा? नहीं, ये मेरा कंक्लूजन हमेशा से, अगर आप मुझे पढ़ते रहे हैं या सुनते रहे हैं, मैं सिर्फ 8 महीने रहा हूँ गवर्नमेंट में, उससे पहले मैंने 40 साल प्रोफेशन में गुजारे हैं। मेरा एक पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक़ है। हम लोग इस मुल्क, मेरे ग्रैंडफादर इस मुल्क के बनाने वाली नस्ल में से थे और मेरे ग्रैंडफादर दिल्ली के मुस्लिम लीग के बड़े एक्टिव वर्कर थे। अब जो ममलिकत हम लेके चल रहे हैं, हम आज तक ये फैसला नहीं कर सके कि इसका माशी नज़रिया क्या है, हम इसको किस तरह चलाना चाहते हैं। तो अगर ये इस तरह ये हालात रहते हैं
तो ये सारी बातें जो आप कर रहे हैं, ये सारी बातें लोग करते रहते हैं। आप अगर मुझे फॉलो करते हैं तो मैं कभी इस लाइन को मैंने कभी टो नहीं किया है, ना मैं इसको कभी ज़्यादा सीरियस लेता हूँ। और मैं समझता हूँ कि 1947 में जो हुआ था उसको हम अनडू नहीं कर सकते, ना हमें करना चाहिए। मगर अगर हमें बाइज्जत और मुअज़्ज़ब ज़िंदगी गुजारनी है आने वाले वक्त के अंदर, तो हमें अपना पूरा पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ेगा। ये छोटी मोटी बातें हैं, सियासी इस्तेकाम और ठीक है शब्बर साहब, ये आपका पॉइंट बड़ी तफसील से आ गया कि जो मुआशी पॉलिसी है इस मुल्क की, वो एक दुरुस्त सिंपल गामजन ही नहीं है, वो कभी एक आम आदमी के लिए बनी नहीं। अब वो पॉलिसी क्या हो सकती है, कैसे बन सकती है, आपको भी मौका मिला कि उसमें आप कितने कामयाब हुए। आपकी तरफ मैं सवाल लेकर आता हूँ, ज़रा ज़ीशान साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। तो ज़ीशान साहब ये जी शब्बर साहब, अच्छा कंक्लूड कर लीजिएगा, फिर ज़ीशान साहब की तरफ जाता हूँ। मेरी बात सुने, देखिए मैं कभी इकोनॉमिक पॉलिसी का डिसीजन नहीं है। एफबीआर चेयरमैन का ताल्लुक इकोनॉमिक पॉलिसी से नहीं होता। जो मैंने 6-7 महीने गुजारे वो इकोनॉमिक एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का था। मैं कभी पाकिस्तान की फंडामेंटल इकोनॉमिक पॉलिसी के बनाने वालों में कभी नहीं रहा। जी वो टैक्स नेट और टैक्स कलेक्शन वाला जो प्रोपोर्शन था उस पे भी आगे चलकर ज़रा शब्बर साहब बात करेंगे। ज़ीशान साहब, आप एग्री करते हैं शब्बर साहब की बात से कि ये एक इकोनॉमिक पॉलिसी जो किसी मुल्क की होती है वो तो उस एक आम आदमी के फ़ायदे के लिए होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में हम देखते हैं कि एक आम आदमी परेशान है, पिस रहा है महंगाई का, और हर बोझ उस पर लादा जा रहा है, और जो अशराफिया है वो टैक्स नेट में भी नहीं आती। बहुत सारे लोगों को उससे इस्तिस्ना हासिल है और उनके कारोबार बड़े से बड़े जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शब्बर साहब की बात से 100% एग्री करता हूँ कि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त माइट है वही राइट है। हमारे मुल्क में कभी भी एक आम आदमी के लिए नहीं सोचा गया। एक आम आदमी को तो छोटे छोटे मसाइल में छोड़ दिया ना, डाल दिया कि लाइट नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, कचरा नहीं उठ रहा है, एजुकेशन सही नहीं मिल रही है, अस्पताल में सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है। उनको तो इन्हीं चीज़ों में फंसा के रख दिया है ना। वो कहाँ सोचेगा कि मुल्क को कैसे चलाना है। वो तो अपनी ही चीज़ों से बाहर नहीं आता। जब वो अपनी चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकेगा तो वो इस तरफ ना सोच सकता है, ना इस तरफ जाने के बारे में उसका कभी ख्याल आएगा, क्योंकि वो इन्हीं छोटे मसाइल में घिर के रह गया है। महंगाई उसे मारती है, चीज़ें ख़राब होती हैं तो चीज़ें वो ठीक नहीं कर पाता, उसकी कुव्वत ख़रीद दिन ब दिन कम होती चली जा रही है, उसके ख़र्चे दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो एक आम आदमी के लिए जब कोई चीज़ सोची जाती है तो लीडर्स का काम ये होता है कि वो वेल बीइंग और वेलफेयर के लिए सोचते हैं। एक जो उनके साथ जिनके साथ उन्हें गुजारना होता है अपना ज़िंदगी, या वो टेन्योर जो जिनको वो लीड कर रहे होते हैं, या जिन्होंने उन्हें वोट देकर असेंबली में भेजा होता है मसाइल को ठीक करने के लिए, वो एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन तो इस वक्त ख़त्म ही हो गई है, और हमारी एक्सपेक्टेशन पे हमें ऐसे सरप्राइज़ मिलते हैं कि जहाँ पे सेनेट चेयरमैन जो है अपने लिए ऐसा बिल पास करवा लेते हैं, फिर लोग खुसूसी फ़्लाइट चार्टर करके हज पे चले जाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये किसके पैसे पे अय्याशी हो रही है सारी की सारी। ये तो हमारा ही पैसा है ना जो टैक्स में हम देते हैं, जो हमसे जो कोई अभी मैं देख रहा था कि तकरीबन 38 लाख लोग हैं एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में। लूला लंगड़ा जो भी टैक्स में कंट्रीब्यूशन करते हैं वो इन्हीं के पैसों से सारी चीज़ें हो रही हैं ना। गवर्नमेंट के जो भी खर्चे हो रहे हैं वो इन्हीं पैसों से हो रहे हैं। गवर्नमेंट जो है पिछले कई सालों से जो हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं जिसमें खामियां थी, हम पहले कोशिश करते रहे उन्हें चलाने की, हम नहीं चला पाए, फिर हम हार गए, फिर हमने उन एसओईज को जो है नुकसान पे नुकसान करते चली गई और हम उन्हें फीड करते चले गए। तो मेरे ख्याल से तो लाइन तो बड़ी शब्बर साहब ने बात तो बिल्कुल ठीक की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ज़ीशान साहब, कोई भी गवर्नमेंट आती है उसको टैक्स नेट बढ़ाने पर उसकी तवज्जो क्यों नहीं होती? टैक्स कलेक्शन का हर एक टारगेट सेट कर लेता है कि हम 8,000 अरब टैक्स इकट्ठा करेंगे, हम 10,000 अरब करके दिखाएंगे, हम 9,200 अरब करेंगे। टैक्स नेट क्यों नहीं बढ़ाया जाता? वो उसमें कहाँ रुकावट पेश आती है? शब्बर साहब की तरफ भी मैं पॉइंट लेके जाता हूँ, पहले आप कमेंट कर दीजिए। देखिए, बड़ी शब्बर साहब ने भी कोशिश की, रिटेल सेक्टर कभी टैक्स नहीं देता, आरती जो है वो टैक्स नहीं देते, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स सूबे वसूल नहीं कर सकते क्योंकि ये डिवॉल्ट सब्जेक्ट है। मुश्किल ये है कि हमारी गवर्नमेंट की एक तो पहले हो ना कि कि जी हमें टैक्स लेना है, जो जितना कमाता है उससे उतना प्रोपोर्शन में टैक्स लेना है। लेकिन सवाल ये है कि जब भी कोई टैक्स आता है, शब्बर साहब ने 2-3 बड़ी अच्छी अपने टेन्योर में जो है रिटेलर्स के लिए स्कीम लेके आए,
रिटेलर्स अड़ गए उस पर। रिटेलर्स ने ये नहीं देखा कि उनका फायदा क्या है और उनका नुकसान क्या हो रहा है, लेकिन वो अड़ गए और अड़ ऐसे गए कि फिर गवर्नमेंट को घुटने टेकने पड़े। मसला ये है कि अगर हमारी गवर्नमेंट का फोकस ये हो कि हमें टैक्स बेस को बढ़ाना है कम वॉट में, फिर ये रिटेलर्स कितने अरसे आपके सामने खड़े रह सकते हैं? हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना, इससे ज़्यादा नहीं खड़े रह सकते जनाब। वो अपना एक कारोबार 1 महीने से ज़्यादा बंद नहीं रख सकते। और मैं ये समझता हूँ कि कोशिश बड़ी की शबर साहब ने, लेकिन यकीनन गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें वो हौसला अफजाई नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। वरना टैक्स नेट बढ़ाने में, टैक्स बेस बढ़ाने में कितना टाइम लगता है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर चीज़ है कि क्या इतने हाई टैक्स रेट जो पाकिस्तान में इस वक्त हैं, क्या इसमें लोग आपको टैक्स देंगे वॉलंटरली या नहीं? क्योंकि स्मगल गुड्स जो हैं इस वक्त सस्ते हैं और टैक्स पेड गुड्स इस वक्त महंगे हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम कोई ट्रिक मिस तो नहीं कर रहे। क्या हायर टैक्स रेट ही पाकिस्तान का सोल्यूशन है, या जब हम टैक्स रेट को थोड़े से कम करें तो उससे टैक्स बेस बढ़ेगा, क्योंकि वॉलंटरी कंप्लाइंस बढ़ सकती है। मेरे ख्याल से ये इस वक्त सोचने की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ कि इस चीज़ पे शब्बर साहब भी अगर रोशनी डालें तो जी। तो ये पॉइंट मैं शब्बर साहब की तरफ ही लेकर आ रहा हूँ कि शब्बर साहब ये प्रोपोर्शन क्यों मैच नहीं कर रहा? कलेक्शन बढ़ाना चाहते हैं हम, लेकिन नेट नहीं बढ़ा रहे। अब इसमें रुकावट कहाँ आती है? अगर हुकूमत की रेट चैलेंज हो रही है तो हुकूमत क्यों उस रेट को चैलेंज होने देती है? क्यों ब्लैकमेल हो जाती है? क्यों कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है? मेरा सवाल आपसे मुख्तलिफ है ना। आप एक मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, मैं एक मुख्तलिफ बात कर रहा हूँ। जो लोग बैठे हैं ये उनका लेजर टाइम है। अच्छा शब्बर साहब, आप बात कर रहे हैं इंटेंशन की, सॉरी टू कट यू, कि इंटेंशन नहीं है उन लोगों की, ये उनका मशगला है। अच्छा, ये उनका मिशन नहीं है। तो आपको जब लाया गया सिस्टम में और एफबीआर का चेयरमैन आपको लगाया गया, तो फिर उसका मकसद क्या था? वहां तो इंटेंट नजर आ रही थी, चूंकि आपको आकर सारे मामला ठीक करने थे। नहीं, मैंने ठीक किए। जब मगर ठीक करने के बाद जब उन्होंने देखा कि ये तो बेसिक चीज़ों पर हाथ डाल रहे हैं, और उन्होंने जो उनके पीछे जो लोग, मतलब जो लोग उनकी इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हैं, उन्होंने कहा कि ये आदमी ठीक नहीं है। मुझे आप बताएं कि जब मैंने ये कहा कि दुकानदार से जब आप परचेज करें 50,000 से ज़्यादा तो अपना CNIC कार्ड के का नंबर दे दें, तो इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी? मुझे बताइए, ये क्या गलत है? अगर हर एक के पास CNIC कार्ड नहीं है। मैं आपसे एक बड़ी सिंपल सी बात पूछता हूँ। कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि जो भी आदमी, सिर्फ उस आदमी पे हज करेगा जो आदमी इसकी इस्तिताअत होगी। ठीक है, आप मुझे एक बात बताएं, जरा सोच के बताइएगा, जल्दी, आज नहीं कभी और बता दीजिएगा। क्या आप हज के फॉर्म में ये लिख सकते हैं कि वो ये डिक्लेरेशन दे कि जिस अमाउंट से वो हज करने जा रहा है उस पर टैक्स पेड है? यार देखो, बात सुनो, ये सारी बातें तुम लोग कर रहे हो ना कि टैक्स नेट और ये एक किताबी बातें हैं। अच्छा, ये इस मुल्क की साइकी में नहीं है। तो अब जो कुछ भी हो रहा है ये बिल्कुल नेचुरली हो रहा है। और जब इस मुल्क के लोगों को जो इसको चला रहे हैं, जब उन्हें पता लगेगा ना कि उन्होंने किस घड़े में अपने आप को गिरा दिया है, फिर शायद उनको अक्ल आ जाए। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की आबादी पिछले 20 साल में 50% बढ़ी है, इंडिया की आबादी 25% बढ़ी है, बांग्लादेश की आबादी सिर्फ 10% बढ़ी है। ये इशू है इस मुल्क का। ये इशू नहीं है कि टैक्स नेट नहीं है। टैक्स नेट तो खुद ब खुद बढ़ेगा जब एक सोशल ऑर्डर के अंदर एक स्टेट के हर ऑर्गन को आपने फेल कर दिया है और हर ऑर्गन को आपने होस्टेज बना दिया है, तो आप मुझे बताएं ना कि क्या होगा। हमारे मुल्क के हर कोने पर ये बोर्ड ही लगा होना चाहिए कि एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो। होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए ना। क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। पिछली हुकूमत ने बहुत बात की एक्सपोर्ट बढ़ाने की, अब क्यों नहीं बढ़ा पाई? वो इसके रीजंस क्या हैं शब्बर साहब? एक छोटा सा आप मुझे एक बात बताएं। पंजाब में केयर टेकर फाइनेंस चीफ मिनिस्टर हैं। अब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर साहब किसी का इफ्तिताह कर रहे हैं, उसका अखबार में आधे से का ऐड आ रहा है। ये किसके पैसे से आ रहा है? क्या हो रहा है? हाँ। मुद्दत भी पूरी हो चुकी है उनकी, तो आईनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, उसके बाद भी वो हैं। ये भी अपने अंदर एक सवाल, एक बड़ा मौजू है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और फिर हिसाब से भी इन सारे पॉइंट्स पर बात करेंगे और फिर ये जो एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही और इस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले गुफ्तगू चल रही थी शब्बर ज़ैदी साहब से, ज़ीशान मर्चेंट साहब से। अब ब्रेक से पहले हमने ये पॉइंट डिस्कस किया कि एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती इस मुल्क की। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के जब रिजर्व्स कम हो रहे होते हैं या बहुत ही कम हो जाते हैं तो हम अपनी इंपोर्ट्स को भी बंद कर देते हैं, और वो चीज़ें जो बहुत ज़रूरी होती हैं उनको भी फिर इंपोर्ट नहीं किया जाता, और इस तरह से रिजर्व्स को कायम किया जाता है। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पर क्यों तवज्जो इस हुकूमत की या पिछली हुकूमतों की नहीं रही? ज़ीशान मर्चेंट साहब से ये बात जानते हैं। ज़ीशान साहब, चूँकि आपको जाना भी है तो ज़रा आखिर में आप ये बता दीजिएगा कि क्यों ये हुकूमतों की तरजीहात में शामिल नहीं है? बातें तो बहुत करते हैं लेकिन अमली तौर पर ये होता क्यों नज़र नहीं आता? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ये तो सबसे टॉप प्रायोरिटी यही होनी चाहिए हर गवर्नमेंट की। जैसे अभी शब्बर साहब कह रहे थे कि हर कोने पे ये लिखा होना चाहिए कि एक्सपोर्ट बढ़ाओ और एक्सपोर्ट करो, क्योंकि जब तक आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे आप अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को पूरी नहीं कर सकेंगे। करंट अकाउंट आपका वही डेफिसिट में जाता रहेगा जैसे हिस्ट्री में जाता ही रहा है आपका। सिर्फ पिछले साल हमने देखा, जब पिछली गवर्नमेंट का जो लास्ट ईयर था उसमें एक्सपोर्ट जो है नुमाइयाँ बढ़ती हुई नजर आई, लेकिन उसमें भी वो ये कहते थे कि अभी हमें और एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है, और वो उस टारगेट की तरफ थे। लेकिन इस गवर्नमेंट ने जो अभी 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं, मेरे ख्याल से फोकस नहीं है। फिर हमारे हर चीज़ की तो प्राइसेस बढ़ रही हैं, हमारा इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया कि हम compete भी नहीं कर सकते इंटरनेशनली, क्योंकि हमारे पास अब वो इतनी कम्पिटेटिव प्राइसेस ही नहीं है, क्योंकि कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। और इंपोर्ट चूंकि बंद हो गई है तो हमारा एक्सपोर्ट का रॉ मटेरियल काफ़ी हद तक जो है वो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल होता था, तो इसलिए हमें डबल हिट पड़ रही है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में अगले 1-2 साल में बुनियादी तौर पे फोकस ये होना चाहिए कि हमारी पॉलिसीज को कंसिस्टेंट रखना हो। पॉलिसीज जब तक कंसिस्टेंट नहीं होंगी कोई भी इन्वेस्टर आपके मुल्क में नहीं आएगा। जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं उस पर काम करना पड़ेगा और जो वीकनेसेस हैं उन्हें दूर करना पड़ेगा। हमारे पास आईटी का एक रेवोल्यूशन क्रिएट हो सकता है। हमारे पास हलाल मीट की बहुत बड़ी मार्केट है जिसको हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे। हम इसमें हमारे पास लाइफ स्टॉक में हम बड़े खुद कफील हैं। इस दफा इकोनॉमिक सर्वे अगर आपने देखा हो तो सिर्फ एक लाइफ स्टॉक है जो बड़ा है, बाकी तो सब कम हुआ। तो हमारे पास हलाल मीट की एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा एक एवेन्यू है जिसको हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे। ब्राजील दुनिया का सबसे ज्यादा ऐसा हलाल मीट एक्सपोर्ट करता है। तो पाकिस्तान अगर अपना शेयर ढूंढना चाहे तो बहुत सारी चीजें टेक्सटाइल के अलावा भी इन्हिसार किया जा सकता है एक्सपोर्ट बढ़ाने में, और गवर्नमेंट को आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे, तभी आप एक्सपोर्ट बढ़ा। ठीक है, अभी गवर्नमेंट के आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन ढूंढने में उनकी इंटेंशन क्यों नहीं है ये जानते हैं हम जरा। जमील फारूकी सीनियर इनके पर्सन है, तज्जियाकार हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। ज़ीशान मर्चेंट साहब प्रोग्राम में आप साथ रहे, शब्बर ज़ैदी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जमील भी ज्वाइन कर चुके हैं। तो जमील, ये एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पर हमारी इस हुकूमत की और माजी की भी जो हुकूमत हैं उनकी क्यों तरजीहात नहीं रही? ज़ाहिर एक्सपोर्ट्स नहीं होंगी, मुल्क में डॉलर्स नहीं आएंगे तो इम्पोर्ट बिल आपका बढ़ता जाएगा, मुल्क आपका मजीद माशी बहरान का शिकार हो जाएगा और कभी आप IMF के चुंगल से फिर निकल ही नहीं सकेंगे। बहुत शुक्रिया अरबाब, तमाम जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं उन सबको मेरा अस्सलाम। देखें, जब हमारे मुल्क में अरबाब इख्तियार की तरजीहात या प्रायोरिटीज़ पर्सन स्पेसिफिक लॉज डेवलप करना रह जाएं या उसके लिए लेजिस्लेट करना रह जाए तो फिर बाकी पीछे कुछ नहीं बचता है। मैं कुछ दिन पहले एक स्टोरी पढ़ रहा था, एक मेडिकल स्टूडेंट, मेडिकल ग्रेजुएट, उसने 5 साल की MBBS की तालीम के दौरान 29 यानी 29 गोल्ड मेडल्स लिए हैं, 29 गोल्ड मेडल्स, और उस बेचारे को हाउस जॉब के बाद जॉब नहीं मिल सकी है इस मुल्क के अंदर। हम तो ब्रेन ड्रेन के उस बड़े इशू से इस वक्त नबरदाजमा है, एक्सपोर्ट तो बहुत पीछे रह जाता है। मसला सारा ये है कि जो सरकारी सतह पर काम करने वाला तबका है, जिनको हम अरबाब इख्तियार कहते हैं या सरकार कहते हैं, उनकी तरजीहात कभी ये रही नहीं है कि उन्होंने रेवेन्यू जनरेट करना है एक्सपोर्ट के ज़रिए अपने मुल्क में। आज आप अपने पड़ोसी मुल्क महाराष्ट्र को इंडिया को देख लें, उनकी जो रियासत महाराष्ट्र है उसका जो एनुअल GDP है वो पाकिस्तान के GDP से ज़्यादा है। हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस करना शायद बहुत बुरा लगे बहुत सारी जगहों पर, लेकिन हकायक यही हैं। आप इकॉनमी के डिप्राइव्ड रह के, इकॉनमी के अंदर डिप्राइव्ड रह के आप दुनिया की किसी ताकत के साथ मुकाबला या कॉम्पीट नहीं कर सकते। इसको पॉजिटिवली लेने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का जो हाल है वो हम देख चुके हैं, इवन दो कि आपने उनको एक टैक्स फ्री इकॉनमी सेक्टर रखा हुआ है। इसी तरह से हमारे यहाँ आप एजुकेशन के हालात देख लें, हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर के हालात देख लें। हमारे यहाँ लेजिस्लेशन सिर्फ अरबाब इख्तियार के लिए होती है, पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन होती है। मुझे बता दें पिछले 5 साल के अंदर, उसमें आप प्रीवियस गवर्नमेंट का दौर भी ले लें और ये वाला दौर भी ले लें, इन दोनों अदवार के अंदर आप मुझे बताएं कि कितनी लेजिस्लेशन एक आम आदमी के लिए हुई जिसका उनको फायदा हुआ।
आपने टैक्सेस भी लगाए हैं 215 अरब रुपए के, तो एडिशनल टैक्सेस उन लोगों पर लगा दिए जो ऑलरेडी तनख्वाहों में से अपने टैक्सेस कटवा रहे थे। आप और हम जैसे अपर मिडिल क्लास लोग जो हर महीने सैलरी लेते हैं, टैक्स नेट के अंदर मौजूद हैं, हमें सैलरी के अंदर से टैक्स देना पड़ता है, एवरीबडी। अब उसमें मजीद टैक्सेस लगा दिए गए, अशराफिया को आपने छूट दे दी, पुअर क्लास को आपने मजीद डिप्राइव कर दिया, अंडर प्रिविलेज क्लास बना दिया उनको। और अब आप ये सोचते भी नहीं हैं कि हम एक्सपोर्ट में या अपने जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है उसमें कितना काम कर सकते हैं। अरबाब, हमारे इर्द गिर्द जो है टैक्स एक्सपर्ट्स बैठे हैं, उनसे आप ज़रा पूछ लीजिए, दुनिया भर में जहां कहीं भी कोई टैक्स पे कर रहा होता है, चाहे वो कितनी मिकदार या कितनी तादाद में क्यों ना हो, उसको फैसिलिटेट किया जाता है। क्या इस मुल्क के अंदर हमारे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर कहीं पर यह लिखा हुआ होता है कि ये बंदा इस मुल्क का ऑनरेबल टैक्स पेयर है तो इसको हम 10% डिस्काउंट ही दे दें एयर टिकट्स के ऊपर? जमील, ये अगर आईडी कार्ड पे लिखना शुरू कर दिया तो ये तो 35-36 के बाद जाके तादाद खत्म हो जाएगी, फिर तो लोग अपने आईडी कार्ड छुपाने लगेंगे। जी, मैं यही कह रहा हूं, ये हो सकता था, ये स्कीम बड़ी अच्छी हो सकती। हमारे यहां पता क्या होता है, हमारे यहां फियर क्रिएट करके जो टैक्स नेट में ना सही कम से कम सर्कुलेशन में आना चाह रहा है उसको भी आप भगा रहे हैं। आप इसलिए भगा रहे हैं कि आपने, अगर आप 50 लाख से ऊपर इनकम वाला बंदा है उसके ऊपर फिक्स 10 लाख रुपए साल की इनकम के ऊपर टैक्स लगा दिया, फिक्स टैक्स। अलग टैक्स अगर और ऊपर है 35% के करीब, तो आप क्या कर रहे हैं, आप भगा रहे हैं उसको, आप मजबूर कर रहे हैं कि वो बैंक के अंदर पैसा रखे ही ना, वो सैलरी कैश में जाकर ले ले और भले किसी प्रॉपर्टी में जाके लगा ले, लेकिन वो टैक्स नेट में ना आए। तो टैक्स नेट में लाने के लिए आपको अच्छी अट्रैक्टिव किस्म की पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करानी होती हैं। अगर आपको खुद समझ में नहीं आ रहा, आपकी अकल के ऊपर पर्दे पड़े हुए हैं, तो इतने हमारे कोहना मश्क किस्म के टैक्स एक्सपर्ट्स हमारे इस शो में भी बैठे होंगे, वो मौजूद हैं, उनसे आपको मशवरा ले सकते हैं। किसी नौजवान से आप जाकर ये मशवरा ले सकते हैं। आपने होप तो खत्म कर दी इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के अंदर एक आम शख्स के अंदर जो थोड़ी बहुत रमक मौजूद थी उम्मीद की कि बेहतरी आ सकती है, उनके लिए सोचा जा सकता है। आम आदमी बल्कि जो बड़ी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, पेट्रोलियम कंपनीज हैं और दूसरी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, वो मुल्क छोड़ कर जा रही हैं। शब्बर साहब के सामने पॉइंट रखता हूं मैं, शब्बर साहब, ये अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज यहां से अपनी इन्वेस्टमेंट उठा लेंगी, मुआशी एतबार से हमारा मुल्क कहां खड़ा होगा? अगले ये चंद माह में आप क्या हालात देख रहे हैं पाकिस्तान में? बात कर रहे थे CNIC वाला, आईडी कार्ड वाला, वही तो मैंने शुरू किया था जिसके ऊपर सारा मसला पड़ा था। लेकिन बात ये है कि 320 का जब डॉलर है तो किसी भी फॉरेन कंपनी के लिए ये रिस्पेक्टिव के उसके पीछे क्या अवामिल शामिल हैं, 320 के डॉलर के ऊपर पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो वारा नहीं खाती, क्योंकि जो पाकिस्तान में रिटर्न होगा उनका वो रुपये में होता है, और जो डॉलर की वैल्यू इस तरह हो गई है कि अब 320 के ऊपर वारा नहीं खाती, तो मल्टीनेशनल कंपनी के लिए पाकिस्तान एक लुक्रेटिव जगह नहीं है, तो वो चले जाएंगे। इस हकीकत को हमें समझ लेना चाहिए, ये हमारा बिजनेस है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो जब एक रियासत के बुनियादी अवामिल में मईशत की बेहतरी प्रायोरिटी नहीं हो और कन्फ्यूजन को बाकी रखना बरात या आपका तबके की प्रायोरिटी हो, और मुझे ये ख्वाहिश हो कि मेरे पास इतनी बेरोजगारी हो कि मेरा ड्राइवर जो है वो 20,000 का मिलता है, अगर बेरोजगारी होगी तो 15,000 में आ जाएगा, तनख्वाह नहीं मांगेगा, मुझसे बढ़ाएगा, तो आप मुझसे किस बेहतरी की उम्मीद कर रहे हैं? मैंने आपको मिसाल दी ना कि आप जरा इन हाजियों से पूछ लें कि ये हज करने गए हैं, ये सारे टैक्स पेड हैं या नहीं है। मैं सिर्फ ये सवाल कर रहा हूँ आपसे, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ गुजारिश ये कर रहा हूँ कि क्या रियासत की प्रायोरिटी ये है कि वो मईशत को चलाए? क्या वो रियासत की प्रायोरिटी ये है कि वो टैक्स ले? जब मैंने ईरान की स्मगलिंग पे कोयटा में स्मगलिंग पे हाथ डाला था तो मुझे क्या कहा गया था? मुझे कहा गया था कि आप इसको रोक दें, क्योंकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो फिर हमारे काबू में नहीं आएगी, क्योंकि हमारे इलाकों के लोगों का रोजगार सिर्फ स्मगलिंग से है। तो देखो, बात ये कि मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, मैंने आपको पहले भी कहा, शुरू में भी कहा कि ये अब मेरे से बात करते हो आप जब, तो ये मेरे लिए ना ये अब चीजें टैक्स नेट बढ़ाना, ब्रॉडर टैक्स बेस बढ़ाना, ये इररिलेवेंट है। जब मेरे सामने दुकानदार ये कह रहे हैं कि हम कस्टमर से CNIC कार्ड नहीं लेंगे, चाहे वो हमें 50 लाख की हमसे शॉपिंग करे, तो हम उससे कोई कागज नहीं मांगेंगे, भाई तू कहाँ से आया है। तो ये
फिर आप मुझे समझा दें कि आप किस किस्म की चीज़ों की बात कर रहे हैं। जिस मुल्क के अंदर गवर्नर हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस और ये इतने बड़े बड़े हैं और गाड़ियां मर्सिडीज से कम नहीं हैं, उसमें कोई आदमी जो बेरोजगार है वो टैक्स क्यों देगा? तो भाई बात बड़ी सिंपल सी है कि ये दुकान चलने वाली नहीं है, इसको अब सही करना पड़ेगा या फिर आप फैसला कर लें क्या होने वाला है। मुझे कोई खास इसमें तो शब्बर साहब, ये जो आप कह रहे हैं ना कि सही करना पड़ेगा, अभी तो इंटेंशन नहीं है, सही करने के लिए इंटेंशन होनी चाहिए। इंटेंशन कितनी तगड़ी होनी चाहिए और सही करने का फिर तरीक़ाकार क्या होना चाहिए और उसका दौरानिया कितना होना चाहिए? सही करने का दौरानिया होना चाहिए कम से कम 20 साल। अच्छा, कम से कम 20 साल आपके पास ऑटोक्रेटिक किस्म की इकोनॉमिक पॉलिसी होनी चाहिए, जिसमें आप ये कहेंगे कि जो भी आदमी कोई भी कारोबार करेगा अगर टैक्स नहीं देगा तो अगले 24 घंटे बाद वो जेल में होगा। अच्छा, और कोई बंदा भी 2 नंबर काम के अंदर नहीं जाएगा। देखिए आप मुझे एक बात बताएं, आपका एक डिपार्टमेंट है नादरा, आप जितनी मर्जी पाकिस्तान में बुराई कर लें मगर आप भी देखिए उनका सिस्टम आज भी चल रहा है ना जी। बेहतर नहीं है लोग और जगह से, औरों से बेहतर है ना। हाँ, शायद इसी वजह से उनके भी चेयरमैन से इस्तीफा ले लिया गया। हाँ बेहतर नहीं, बेहतर है ना। हाँ। तो मेरा कहने का मतलब है वो इसलिए है कि वो आईटी पे चल रहा है। तो आपको पाकिस्तान में 20 साल तक इकोनॉमिक करेक्शन करनी पड़ेगी अगर आप करना चाहते हैं। मगर जो आज की असेंबली है, जो आज के लोग हैं, जो पीटीआई के, पीएमएलएन के, पीपीपी के लोग हैं, मुशर्रफ साहब के जो लोग थे, इन लोगों का कोई इंटेंशन पाकिस्तान के आम आदमी की भलाई नहीं था। तो अब इसके बाद अब आगे चलें और कुछ चीज कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो फिर कुछ और डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई हमें आम आदमी को 24 करोड़ के आम आदमी को तो उसको हमें किस तरह लेके चलना है। बिल्कुल। अब तो शब्बर साहब, ये जो स्टेप्स आपने बताए, जो पॉलिसी आपने बताई है, इसके लिए एक बड़ा एक ज़ाहिर मुआशी पॉलिसी के साथ सियासी पॉलिसी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जमील, अब आप इस पर कमेंट कीजिएगा। अगर ये 20 साल के लिए ये इनकलाबी इकदाम उठाने और मुल्क की मईशत को ठीक करना है तो हमारे यहाँ तो यहाँ जो सियासी जमातें हुकूमत में आती हैं वो सिर्फ अपना अगला इलेक्शन देख रही होती हैं। वो पॉलिसीज़ वो देती हैं 4 साल तक आवाम का खून चूसो और आखिरी साल में उनको थोड़ी बहुत मुराद दे के अपनी अगली हुकूमत पक्की कर लो। तो ऐसे में ये इकदाम क्या पाकिस्तान में उठाए जाना मुमकिन है? वही है चाल बेढंगी जो कल भी थी सो अब भी है। 75 साल में मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी हुकूमत है जिसने अपनी टर्म पूरी की हो। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइम मिनिस्टर। चलें, गवर्नमेंट को आपने 2 दफ़ा मौका दे दिया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो आपके पास कोई ऐसा नहीं आया। अपेरेंटली तो पॉलिसी मेकर वही होता है, अपेरेंटली। लेकिन ऐसा तो कभी हमारे मुल्क में ऐसा भी एक वज़ीर आज़म गुजरा है जो 1.5 महीने के अंदर तहरीक अदम एतमाद का शिकार होकर घर चला गया था। हम टॉकिंग अबाउट आई चंद्रीगिर साहिब। इसके अलावा और बहुत सारे गुजरे हैं। ये हालात एक आम आदमी के बस के तो नहीं है, ना ही आप अकेले सियासी जमातों को इसका मोरद इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं। दिस इज़ अबाउट पॉलिसी मेकिंग, और पॉलिसी शिफ्ट में हमें पता ही नहीं चलता क्या कुछ हो गया है। और पिछले अगर आप 15 साल को ही कंपैरेटिव एनालिसिस के तौर पर अपने सामने रखें, आपको पता चल जाएगा जरदारी साहब के दौरे हुकूमत में क्या हुआ, और उसके बाद फिर मियां नवाज शरीफ साहब जब आए उनके दौरे हुकूमत में क्या हुआ। फिर 1 साल में शायद खाकान अब्बासी साहब ने क्या किया, उसके बाद पीटीआई की गवर्नमेंट आई और अब फिर शहबाज शरीफ साहब आ गए। तो पॉलिसीज़ तो कभी एक जैसी रही ही नहीं है। जब पॉलिसीज एक जैसी नहीं रही हैं तो हम कैसे ये एक्सपेक्ट करें कि 20 साल के लिए एक तरह की पॉलिसीज लेकर चलेंगे या कोई लेकर चलेगा। असल प्रॉब्लम जहां पर है उसे आप और हम लोग समझ नहीं पा रहे। अच्छा, और वो है शब्बर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जमील, जरा एक जुमला ले लीजिएगा उनका। जी शब्बर साहब। देखिए, मेरा बहुत करीबी ताल्लुक रहा है गवर्नमेंट्स के साथ। ये बिल्कुल आप लोगों की गलत फहमी है कि पॉलिसी एक सी नहीं रही। अच्छा, पॉलिसी बिल्कुल एक सी है पाकिस्तान में, जिस दिन से पाकिस्तान बना है कि ये मुल्क अशराफिया के लिए बना है, अशराफिया के लिए चलाया जा रहा है, अशराफिया ही इस पर रूल कर रही है। सबकी एक ही पॉलिसी है। वो पॉलिसी ये है कि इस मुल्क में ज़राई इस्लाह ये तो हिडन पॉलिसी है ना, जो आम लोगों को नहीं नजर आती। जो बाज़ाहिर पॉलिसी है, जो डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी है, वो तो मुख्तलिफ होती है। मेरी बात सुन लो। कोई भी पॉलिसी का तब्दीली मैंने नहीं देखी कि पॉलिसी चेंज हुई है। नहीं, पाकिस्तान में एक ही लोग हैं, वो ही लोग हैं। उसका कभी हिस्सा हम भी होते हैं, कभी नहीं होते। पाकिस्तान में कोई इकोनॉमिक पॉलिसी आम आदमी के लिए नहीं बनाई जाती। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? और ये बात जेनेसिस की है। ये जो लोग बार बार कहते हैं ना कि पॉलिसी नहीं रही, वज़ीर आज़म 5 साल नहीं रहा, ये सब गलत बातें हैं। मैंने एक आर्टिकल लिखा है
बिजनेस रिकॉर्डर में कि पाकिस्तान में 2002 से लेकर 2020 तक पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर कर लो। 2002 से लेकर 2020 तक मुशर्रफ की गवर्नमेंट रही, 5 साल रही पूरी। 2008 से उसने टर्म पूरी की। फिर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट 5 साल रही, उसने अभी टर्म पूरी की। फिर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट 5 साल रही, उसने टर्म पूरी की। नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे मगर फीमेल एंड प्राइम मिनिस्टर रही। असेंबली ने अभी टर्म पूरी की। ठीक है, इस 20 साल में पाकिस्तान तबाह हो गया है, तबाह। अगर इसकी कंपैरिजन की जाए इंडिया के साथ तो पाकिस्तान तबाह हो गया है। 2000 में पाकिस्तान और इंडिया कंपैरेबल था। ठीक है, अब पाकिस्तान इंडिया कंपैरेबल नहीं है। शब्बर साहब, पॉइंट भी आपका डिटेल से आ गया। चूंकि वक्त की थोड़ी कमी है तो जमील की तरफ भी जाते हैं। जमील, आपकी बात अधूरी रह गई थी, अपनी बात आप मुकम्मल कर लीजिएगा। शब्बर साहब ये कह रहे हैं कि ये जो इस मुल्क की पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी, वो सिर्फ अशराफे के लिए, वो एक आम आदमी के लिए नहीं है, इसको एक्सेप्ट करें। मैं शब्बर जैदी साहब से पार्शली मैं एग्री करता हूँ, ही इज़ एब्सोल्युटली वेरी राइट। उसकी वजह ये है कि ये इलीट की गेम है। इसमें आम आदमी का, आप किसी आम आदमी के 20,000 रुपये 30,000 रुपये जो महीना कमाता है, उसके बजट को सामने रख कर आप अगर अपना बजट डिज़ाइन करें तो आप बना भी नहीं सकते। वो मेरे ख्याल में जो जितने भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स आए हैं, कोई एक भी मुझे ऐसा बता दें जिसको ये पता हो कि एक आम आदमी का बुनियादी मसला क्या है। ही इज़ एब्सोल्युटली राइट, मैं सेकंड करता हूँ उनको इस बात के ऊपर। हमारे यहाँ पॉलिटिक्स इवेंट ड्रिवन है। हमारे यहाँ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ नॉन इकोनॉमिक लोग बनाते हैं। हमारे यहाँ इसके अलावा जो दीगर फॉरेन पॉलिसीज़ होती हैं हमें पता है कि कहाँ पर बनती हैं। तो ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि बजट बनाने वाला आप अब्दुल हफीज़ शेख साहब को देख लें, आप शौकत तरीन साहब को देख लें, ये टेक्नोक्रेट्स ही हैं ना, इनका कोई ताल्लुक नहीं है पॉलिटिक्स से। सेनेटर्स बन जाते हैं, उसके बाद ये अपनी पक्ष को चेरिश करते हैं। इसी इसाक डार साहब को देख लें। ये मामला वाकईतन सीमलेस है। 2002 से लेकर यहाँ तक, इस हद तक कि अशराफिया से इनका ताल्लुक है। मेरा जो कंसर्न था वो ये था कि बाय हुक और क्रुक, बाय एनी मीन्स वी आर ए डेमोक्रेसी, चाहे वो बहुत ही हल्की क्यों ना हो, चाहे वो बहुत ही आमियाना किस्म की डेमोक्रेसी क्यों ना हो, तो उसमें मुरद इल्ज़ाम अगर किसी को ठहराया जाता है अपेरेंटली, तो दैट गवर्नमेंट एंड द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर। मेरा कंसर्न ये है कि जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई पिछले 75 साल में कभी भी, और जब 2.5-3 साल 3.5 साल में प्राइम मिनिस्टर चला जाता होता है, तो अपेरेंटली लोगों की नजर में वो मुरद इल्ज़ाम ठहराया जाता है। उसकी पॉलिसी तो बना नहीं पाया, वो तो हंग पार्लियामान बेचारा 3 साल नहीं चला पाता, तो आगे पॉलिसी के खाक लेकर चलाएगा। तो उनकी बात अपनी जगह पर ठीक है, पसे पर्दा मामला जो है वो हम सबको पता है। लेकिन हालात, हकायक और मामलात को मद्देनजर रखते हुए एक बात बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान की अशराफिया हैव्स और हैव नॉट्स की गेम है। उसके पास पैसा है, उसके पास पावर है, उसके पास पर्क्स एंड प्रिविलेज को एंजॉय करने का लाइसेंस है। गरीब बेचारा गरीब था, गरीब है, गरीब रहेगा। मेरिट, कोई मेरिट नहीं है इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के अंदर तालीम का बुरा हाल है, सेहत का बुरा हाल है। टैक्स जो पे करता है उसको मजीद रगड़ा लगता है, जो नहीं पे कर रहा वो चेरिश कर रहा है, और जो करप्शन कर रहा है उसको प्ली बार्गेन के जरिए तमाम तर बिल्कुल। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। ये निज़ाम पहले भी चलता रहा, अभी भी चल रहा है और मुस्तकबिल में भी ऐसा लगता है कि चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जमील फारूकी, शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे आज के प्रोग्राम। अल्लाह हाफिज़।